Students, so today we will discuss about PPC, that is production possibility curve. Okay, let's discuss its definition first. Production possibility curve shows different combinations of two goods which can be produced with given level of resources and when resources are fully utilized and technology is constant. Okay, so as name suggests, it is related to production of goods. How many goods? There are two goods. ओके तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू गुड्स के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को बताता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताता है जो कि एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है. कब? इसके कुछ अजम्पशंस है. व्हेन रिसोर्सेज आर गिवन, जब क्या है, रिसोर्सेज क्या है, गिवन है. मीन्स सपोज एक प्रोड्यूसर के पास 5 यूनिट्स ऑफ लेबर है एंड 4 यूनिट्स ऑफ क्या है, कैपिटल है. तो गिवन रिसोर्सेज मीन्स अब ये रिसोर्सेज क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे. ना तो लेबर इंक्रीज होगा, ना ही कैपिटल इंक्रीज होगा, ना ही रिसोर्सेज डिक्रीज होंगी. ओके, तो फर्स्ट अजम्पशन इज व्हेन रिसोर्सेज आर गिवन. रिसोर्सेज क्या है, गिवन है, कांस्टेंट है. ओके, एंड व्हेन सेकंड इज व्हेन रिसोर्सेज आर फुली और यू कैन से एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. जब रिसोर्सेज फुली या फिर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है मीन्स 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का. ठीक है, देर इज़ नो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देर इज़ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. ओके, मीन्स 5 और 4 कैपिटल, 5 यूनिट ऑफ लेबर एंड 4 कैपिटल का यूज़ हो रहा है, वो भी 100%. ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट. टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट मीन्स टेक्नोलॉजी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और कोई टेक्नोलॉजी की डिग्रेडेशन नहीं है. जो टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है वही टेक्नोलॉजी यूज़ करता रहेगा. ठीक है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है टेक्नोलॉजी में. तो फिर से देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन. ये क्या बताता है, टू गुड्स के प्रोडक्शन पॉसिबल प्रोडक्शंस को बताता है. ठीक है, कब? when these are assumptions, resources are given, resources are fully utilized and technology is constant. ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट अभी एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैसे हम एक तरह से बता सकते हैं. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. Okay, let's see example of these combinations. For example, there are two commodities X and Y. मैंने कोई भी दो commodity ली है, X जिसका नाम है और एक का नाम क्या है, Y है. ठीक है, अब सपोज सारे रिसोर्सेज मैंने वाई के प्रोडक्शन में लगा दिए. ठीक है, सपोज मैं वाई का ही प्रोडक्शन कर रही हूँ, सारे ही रिसोर्सेज किसके प्रोडक्शन में लगा दिए, जितने भी मेरे पास थे वाई के प्रोडक्शन में. और इससे वाई का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 100 यूनिट्स हो रहा है. ठीक है, तो एक्स का प्रोडक्शन कितना होगा, 0 यूनिट, क्योंकि मैं एक्स के प्रोडक्शन में कोई रिसोर्सेज लगा ही नहीं रही. मैंने सारे रिसोर्सेज किसके प्रोडक्शन में लगाए, एक्स के प्रोडक्शन में. ठीक है, तो अब सपोज मैं एक्स का प्रोडक्शन क्या करना चाह रही हूँ, इंक्रीज़ करना चाह रही हूँ. ठीक है, मैं चाहती हूँ कि एक्स के 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन चाहती हूँ, तो मुझे वाई का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज वाई के प्रोडक्शन में लगे हैं उसमें से कुछ रिसोर्सेज मुझे एक्स के प्रोडक्शन की तरफ क्या करने पड़ेंगे, शिफ्ट करने पड़ेंगे, ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे. ठीक है, तो अभी एक्स का प्रोडक्शन अब कितना किया मैंने, 10 यूनिट्स, तो वाई का प्रोडक्शन सपोज कितना हो गया, 20, कम हो गया. ठीक है, अब मैं एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करके कितना चाह रही हूँ, 20, तो वाई का मुझे और कम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ रिसोर्सेज और एक्स के प्रोडक्शन की तरफ क्या करने पड़ेंगे, ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे. सपोज मैंने एक्स का प्रोडक्शन 30 यूनिट करना चाह रही हूँ तो वाई का और कम करना पड़ेगा. सपोज सारे रिसोर्सेज मैं किसकी तरफ ट्रांसफ़र कर रही हूँ, एक्स के प्रोडक्शन में, तो वाई का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 0. ठीक है, ओके, तो अभी हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं वाई का प्रोडक्शन क्या होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है. ठीक है, ऐसा क्यों, बिकॉज रिसोर्सेज आर गिवन. रिसोर्सेज क्या अपने पास गिवन है. ओके, और जब आप एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करोगे तो ऑब्वियसली दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा. और ये कॉम्बिनेशन है कि गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी से ये 5 सपोज कॉम्बिनेशंस है जो एक प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है. ये मैक्सिमम प्रोडक्शन एक तरह से ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये पोटेंशियल प्रोडक्शन को बताता है. ठीक है, पोटेंशियल मीन्स एक तरह से कैपेसिटी फुल, हम कितना एक तरह से अपनी कितनी कैपेसिटी है गिवन रिसोर्सेज से, कितना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है,
तो पीपीसी पोटेंशियल प्रोडक्शन को बताता है। तो इससे क्या हो रहा है, पीपीसी प्रोड्यूसर या तो ए कॉम्बिनेशन अडोप्ट करे या बी, सी, डी और ई, ये है डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो अब ये आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। पीपीसी शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, which can be produced when resources are given, technology is constant and resources are fully utilized. ओके, सो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि टेबल तो हो गई, पर इस टेबल को हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, ऐसा क्यों है कि एडिशनल 10 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, एक्स के एडिशनल 10 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए वाई की हम पहले तो कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 10 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। फिर कितने यूनिट सेक्रीफाइस की हमने, 20। फिर कितने यूनिट सेक्रीफाइस की, 30। और फिर कितने यूनिट सेक्रीफाइस की हमने, 40 यूनिट सेक्रीफाइस की, ठीक है। तो ये जो सेक्रीफिकेशन की रेट है ये इंक्रीज क्यों हो रही है, ठीक है। यहाँ पर तो हमें 10 एडिशनल, यहाँ पर भी 10 यूनिट का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर भी 10, पहले था 20 हो गया, अब कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है इंक्रीज, 10 यूनिट्स का। अगेन हम अपना जो कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, 10 का। तो यहाँ पर तो 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है और यहाँ पर हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्या है, इंक्रीजिंग रेट से कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात कि ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, जो भी रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। और एक्चुअली में ऐसा होता भी है, ये बताने की एक तरह से इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये अजम्पशन में डालने की ज़रूरत नहीं थी कि हम इसको अजम्पशन में डाल दें, क्योंकि अंडरस्टूड है। अब सपोज हम एक क्लास में पढ़ते हैं तो कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई अबो एवरेज होता है, कोई एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज होता है। किसी को एक बार में समझ में आ जाती है, किसी को एक बात 4 बार में समझ में आती है, ठीक है। तो ऐसे ही लेबर, सपोज अपने पास 5 लेबर्स हैं, ठीक है। जो एक लेबर है, जो कोई भी है, सपोज एक लेबर है वो 10 यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। सपोज ये चेयर है और ये क्या है, टेबल है, ठीक है। तो एक जो लेबर है वो 10 चेयर्स बना सकता है। एक लेबर कितनी, 20 चेयर, एक कितनी 30, एक 40 और एक कितनी चेयर्स, सपोज 50, ठीक है। तो ये लेबर्स हैं। तो अब क्या हुआ है कि मैं सपोज यहाँ पर सारे ही लेबर क्या कर रहे हैं, चेयर्स बना रहे हैं और मुझे टेबल की प्रोडक्शन की तरफ क्या करना है, अब लेबर को शिफ्ट करना है। तो मैं क्या चाहूँगी कि अब ये तो अंडरस्टूड है कि अगर सारे लेबर चेयर बना रहे हैं और मुझे टेबल की प्रोडक्शन में मुझे लेबर चाहिए, तो मुझे इन्हीं लेबर से काम चलाना पड़ेगा। कुछ चेयर के जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो चेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ लेबर्स टेबल के प्रोडक्शन की तरफ मुझे शिफ्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले किस लेबर को शिफ्ट करूँगी ताकि अब मेरे चेयर की प्रोडक्शन में कम से कम लॉस हो, ठीक है। तो ऐसे में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो लेबर कम एफिशिएंट है, सबसे कम एफिशिएंट है, मैं उसको क्या करूँगी, टेबल के प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट करूँगी, ठीक है। तो मैंने किसको, फर्स्ट लेबर को क्या कर दिया, टेबल के प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट किया। तो मेरा जो प्रोडक्शन है चेयर का वो कितना कम हुआ, 10, ठीक है। तो उसके बाद सपोज मुझे और टेबल का प्रोडक्शन इंक्रीज करना था, तो अब मैं क्या करूँगी, जो सेकेंड लेस एफिशिएंट जो मेरे पास रिसोर्स है उसको शिफ्ट करूँगी, क्योंकि मैं सबसे कम एफिशिएंट लेबर को तो ऑलरेडी शिफ्ट कर चुकी है ना। तो सेकंड जो कम एफिशिएंट जो लेबर है वो कौन सा है, सेकंड, जो कि कितनी चेयर्स बनाता है, 20 चेयर्स बनाता है। तो अब मैं किसको शिफ्ट करूँगी, सेकंड लेबर को टेबल की प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट करूँगी। तो मुझे लॉस कितने का आएगा, 20 का। उसके बाद मैं जो थर्ड लेस एफिशिएंट लेबर है उसको क्या करूँगी, टेबल के प्रोडक्शन की तरफ ट्रांसफ़र करूँगी या फिर शिफ्ट करूँगी, ठीक है। तो इसलिए जो सेक्रीफिकेशन की रेट है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज वी ट्रांसफर लेस एफिशिएंट लेबर फर्स्ट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ सेकंड यूनिट, क्योंकि हम सबसे पहले लेस एफिशिएंट लेबर को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे सेकंड यूनिट के प्रोडक्शन की तरफ, ताकि जो अपना ये वाई का जो प्रोडक्शन में जो लॉस आ रहा है वो कम से कम आए, ठीक है। फिर हम सेकंड लेस जो एफिशिएंट लेबर है, फिर हम जो थर्ड नेक्स्ट लेस जो एफिशिएंट लेबर है उसको हम क्या करते जाएंगे, शिफ्ट करते जाएंगे। तो अपनी जो सेक्रीफिकेशन की रेट है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जिस रेट पे हम रिसोर्सेज अपना जो वाई का जिस रेट पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं वाई को एक्स के एडिशनल यूनिट के लिए, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफ़र, MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है। तो इट इज़ द रेट एट विच
rate at which unit of y commodity to be sacrificed for the production of एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स कोमोडिटी। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जिस रेट पे हम वाई कोमोडिटी को सेक्रीफाइस करेंगे किसके लिए, एक्स यूनिट की एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन के लिए, यानी एक्स के एडिशनल 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए हम वाई को किस रेट से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो किस रेट से सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम, पहले हमने 10 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया, फिर 20, फिर 30, फिर 40, तो क्या रेट हुई, ये इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन। ओके, मैं ये आप समझ जाना, इसमें चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन। लॉस किस में हो रहा है, वाई कोमोडिटी में हो रहा है, और गेन किस में हो रहा है, एक्स कोमोडिटी में हो रहा है। तो फर्स्ट तो एज इट इज़ रहेगी, कोई चेंज नहीं है, जीरो, यहाँ से हमने शुरुआती की थी। अब देखो चेंज इन लॉस कितना है, 100 माइनस 90, कितना लॉस हुआ हमें 10 यूनिट्स का, और गेन कितना है यहाँ पर एक्स कोमोडिटी में 0 से 10 पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया 10 यूनिट्स का, तो MRT कितनी हुई 1। यहाँ पर चेंज इन लॉस कितना है, 90 से 70 पे आ गए, चेंज इन लॉस कितना हुआ 20, और यहाँ पर गेन कितना है 10 से 20 पे आ गए कितना 10, तो कितना एक तरह से MRT कितनी हुई 2। ऐसे ही यहाँ पर जो लॉस है वो कितना है, चेंज इन लॉस 30, और यहाँ पर जो चेंज इन गेन है वो कितना है 10, तो कितना आया MRT 3। ऐसे ही हम MRT निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला है चेंज इन लॉस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्योंकि मोस्टली जो लॉस है वो वाई में रखते हैं और गेन किस में रखते हैं, एक्स में। बट आप इसको बोलोगे कैसे, लॉस हमेशा ऊपर रहेगा और गेन हमेशा नीचे रहेगा। कई बच्चे क्या करेंगे, लॉस अपॉन गेन क्या करेंगे, 90 अपॉन 10, 70 अपॉन 20, ऐसा नहीं करना है। चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन है ये। ठीक है, तो ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ रेट एट विच प्रोडक्शन ऑफ वाई commodity to be sacrificed for the प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स कोमोडिटी। ठीक है, तो ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये क्या है, इंक्रीजिंग है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजिंग है। ये क्या शो कर रही है कि एक्स का एडिशनल प्रोडक्शन, एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए वाई के हमें ज़्यादा यूनिट, मोर एंड मोर यूनिट्स हमें क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। थैंक यू, टिल देन listen and watch this video. Thank you so much.